अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। पाकिस्तान में 100 के लगभग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर साल हज़ारों इंजीनियर्स जो है वो हमारे पास फील्ड में, इंडस्ट्री के लिए, हुकूमत के लिए फील्ड में भेजती हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप इन पे आप नज़र फैलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ में सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा ऐसे हैं जो PhDs हैं, जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ मिलेंगी, आपको बड़े वर्कशॉप्स मिलेंगे, जिनको देख के आपको ये महसूस होगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ में वाकई स्टूडेंट को या फ्रेश इंजीनियर को सिखाने के लिए कुछ मौजूद ज़रूर है। और अगर पूरी यूनिवर्सिटी को देखें तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हर यूनिवर्सिटी एक थिंक टैंक है, एक ऐसा मरकज़ या पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी नॉलेज न सिर्फ थ्योरी में बल्कि प्रैक्टिकली मौजूद है। तो आज हम ये सवाल लेके आपके सामने आए हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज़ थिंक टैंक्स हैं और वो थिंक टैंक्स का किरदार अदा करना चाहती हैं, कर सकती हैं कि नहीं। ये सवाल लेके हम ज़ेबिस्ट में, कराची के कैंपस में जो हेडक्वार्टर्स है ज़ेबिस्ट का, वहाँ पे हैं वाइस प्रेसिडेंट ज़ेबिस्ट के डॉक्टर अल्ताफ़ मकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मकाती साहब बहुत बड़ा नाम है और तकरीबन कोई 40 साल का तजुर्बा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में काम करने का, पढ़ाने का। बड़े वो स्टाइल किस्म के इंसान हैं। ये सवाल और इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस है वो आज मकाती साहब के सामने ज़रूर रखेंगे। थैंक यू सो मच मकाती साहब, आपने टाइम दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बाकायदगी से मुझे अपना मैगज़ीन इंजीनियरिंग रिव्यू भेजते रहते हैं और मैं पढ़ता भी हूँ। आई थिंक दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग मैगज़ीन्स फॉर द इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान। तो अगेन आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। जिस तरह मैं अपने नाज़रीन से बात करते हुए कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थिंक टैंक हैं। आप सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हैं आपके पास, जिनका मुख्तलिफ़ फील्ड्स में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक एक्सपीरियंस मौजूद है। दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से ये डिग्रीज़ लेके आते हैं। यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्या यूनिवर्सिटीज़ को हम थिंक टैंक कहें और क्या यूनिवर्सिटीज़ ने कभी ये सोचा है कि एज थिंक टैंक्स दे कैन प्ले अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड वेरी क्रिएटिव रोल इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री? जी, सवाल तो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, मगर इसका जवाब बहुत डिटेल में देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में बैठे हैं, ज़ाहिर है एजुकेशन एक आइसोलेशन में तो काम नहीं कर सकती। बाकी जो इदारे हैं उनका भी हाल आपके सामने है। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव ख़बर आ रही होती है और इदारों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको अच्छी तरह पता है। तो एजुकेशन को आप आइसोलेशन में देख नहीं सकते। ज़ाहिर है सोसाइटी का एक इम्पैक्ट होता है हमारे जहनों पे, हमारा माइंडसेट उससे बनता है। तो एक शॉर्ट जवाब तो उसका ये है कि थिंक टैंक बन सकते हैं, लेकिन हम बन नहीं रहे और ना बन सकते हैं जब तक कि वो हर्डल्स और मसाइल जो है ना उसका ख़ात्मा ना हो। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, मेरे पास पूरी यूनिवर्सिटी में, चूँकि ज़ेबिस्ट इज़ ए मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी, तो हमारे कैंपसेस कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, दुबई और छठा कैंपस हमारा गारों में बन रहा है। तो वी आर अ बिग यूनिवर्सिटी हैविंग मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस ज़ेबिस्ट। और उसमें से तकरीबन 200 प्लस हमारे पास PhD टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो यस, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम वो एफ़र्ट्स मटेरियलाइज नहीं हो रही इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ज़ेबिस्ट, मैं आपको हर यूनिवर्सिटी में इसी तरह के आपको प्रॉब्लम आपको बता सकता हूँ। उसके बड़े रीज़न्स, जो मोटे मोटे रीज़न्स हैं, जो कि आई थिंक वो सबको पता भी है। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि हम आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते, सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है।
हर थोड़ी देर बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है और वो नेगेटिव होती है। यानी अगर आप 80 चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, आप 80 को आप 6 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक प्राइम टाइम में आप स्कैन करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ में नेगेटिव न्यूज़ होती है। काश ऐसा कुछ बताया जाता कि जी पाकिस्तान ने फ़लाँ चीज़ ईजाद कर ली, जो कर सकते हैं, हमारे पास लोग ऐसे कैपेबल हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है हम लोगों पे, वो बड़ा एक नेगेटिव होता है। और सिमिलरली फिर बच्चे इसी माहौल में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तालीम तो ले लेते हैं, मगर तालीम के साथ जो उनका एक रिसर्च माइंड होना चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटी जो बनती है, तो यूनिवर्सिटी में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें कि वाई यूनिवर्सिटीज़ आर डिफरेंट देन कम्युनिटी कॉलेजेस। कम्युनिटी कॉलेजेस जो अमेरिका में और कनाडा में और बहुत सी जगहों पे होती हैं, वो सिर्फ प्योर स्टडीज़ कराती हैं। मगर व्हेन यू से यूनिवर्सिटी, विच मीन्स के एटलीस्ट 50% ऑफ योर रिसोर्सेज शुड बी स्पेंट ऑन द रिसर्च। ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है। अब पाकिस्तान में जैसे आप लिख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि इस वक्त तकरीबन 190 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट मिला के। तो इंडिविजुअल लेवल पे यस यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, मगर कलेक्टिव एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे। उसका एक रीज़न तो ये है कि हमारे पास जो है ना कोई इनकरेजमेंट नहीं है किसी भी सतह पे। हमारे पास लोग आते हैं, बल्कि मैं ख़ुद बड़े इनोवेटिव किस्म के प्रपोजल्स में हायर एजुकेशन कमीशन को भी भेजता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी भेजता रहा हूँ। मुझे वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आती। यानी उस पर अगर कोई इतना ही एक्नॉलेज कर दे कि हाँ जी आपका हमें प्रपोज़ल मिला और हम उस पर मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे, जब एक्नॉलेजमेंट ही ना आए किसी तरफ से तो फाइलों में दब जाती हैं और आपका जो जहन है वो बड़ा डिस्करेज होता है। आप कहते हैं कि यार जब मैंने इतनी एफर्ट करके एक प्रपोज़ल बनाया था इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, बट अल्टीमेटली द पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन टू मी, तो वो एक तरह से डिस्करेजमेंट होती है। और चीज़ अल्ताफ़ साहब, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं ज़रूर पूछूँ। तो दो चीज़ें हो गई, एजुकेशन को आइसोलेशन में नहीं दे सकते, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ है कि जिसकी आप जिन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, यू पीपल आर फेसिंग, इससे पहले क्या हम लोग इस पे ये तय कर लें कि यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ रिसोर्स मौजूद है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिनमें आपके PhDs, आपके मैनेजमेंट साइड, ये सारा सब कुछ, आपका इक्विपमेंट, आपकी लेबॉर्ट्रीज, सारा सब कुछ, जो थिंक टैंक के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं कोई चीज़ लॉन्च करने के लिए, कोई स्टार्ट करने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स पूरा वो मौजूद है। जी बिल्कुल। लेकिन उसको आगे चलाने के लिए इश्यूज़ हैं जो आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल इश्यूज़ हैं। दो तरह के इश्यूज़ हैं। एक तो एकेडमिक इश्यूज़ होते हैं, एक बाकी जो है कि रिसर्च फैसिलिटीज़। ज़ाहिर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके अपने एक रिसोर्सेज होते हैं, महदूद रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरे सिस्टम में ये है कि ऑल्दो हायर एजुकेशन कमीशन जब बनाया गया था तो उनको कहा गया था कि आप फैसिलिटेटर होंगे। तो फैसिलिटेटर का मतलब है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब यहाँ पर फोकस है सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। अच्छा ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी फंडिंग है, वो HEC सिर्फ पब्लिक सेक्टर को देती है, प्राइवेट को एक पैसा नहीं मिलता। और आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनकी एकड़ों की ज़मीनें हैं, एकड़ों में ज़मीनें हैं, मगर उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। आफ्टरनून में 2-3 बजे के बाद यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल एक वैक्यूम होता है, लोग चले जाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाता है। तो इतने करोड़ों बल्कि अरबों रुपए के मैं आपको गिनवा सकता हूँ इक्विपमेंट्स यूनिवर्सिटियों में हैं, जिनको हम बड़ी यूनिवर्सिटी कहते हैं। हम बड़ी इसलिए कहते हैं कि जगह बड़ी है उनकी। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेरी यूनिवर्सिटी की आप मिसाल ले लें, 8 बजे हम शुरू करते हैं और रात के 10 बजे क्लासेस ख़त्म होती हैं, और सैटरडे को भी क्लास होती है और संडेज़ को भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी चीज़ों का, अपने लैब इक्विपमेंट्स का और बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटियों में इक्विपमेंट बहुत सारे, लेकिन शाम को कोई यूज़ करने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल अंडर यूटिलाइजेशंस हैं। तो एक तो जो रिसोर्सेज का जो निज़ाम है वो मुनसिफाना नहीं है, उसको होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद मैंने जो वर्ड यूज़ किया फैसिलिटेटर का, HEC फैसिलिटेटर की बजाय अब जो है वो डिक्टेटर बन गई है।
रेगुलेटर भी एक छोटा वर्ड है मगर डिक्टेटर बन गई है। एचईसी कहती है कि जो हम कहें वो आपने करना है, डिक्टेट करती है। मैं आपको थोड़ी देर में उसकी मिसालें भी दूंगा कि कहाँ पर हमें उनसे प्रॉब्लम आते हैं। आप ये देखें कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका एक एक्ट होता है जो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्ट बनाना कोई मामूली काम नहीं है। एक्ट बनाने में महीनों लग जाते हैं। उसके अंदर आपको असेंबली से एक्ट पास होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारी स्टेचुरी बॉडीज़ हैं आपकी जो एम्पावर्ड हैं कि आप अगर आपकी स्टेचुरी बॉडी चाहें तो कोई प्रोग्राम शुरू कर सकती हैं और दिस एंड दैट मेनी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एचईसी की पॉलिसीज़ आती हैं, रूल्स आते हैं, वो ये समझते हैं कि जी ये हमारे रूल्स जो हैं इनके ऊपर हैं, यानी इनके सारे जो एक्ट्स में जो पॉलिसीज़ और सारी डिफाइंड हैं उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। ये एचईसी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए हायर एजुकेशन में बहुत किलिंग फैक्टर है। यानी इन अदर वर्ड्स एचईसी जो यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स हैं उसके ऊपर है, उनके ऊपर है। हाँ। दूसरे लफ्जों में तस्लीम नहीं करती, वो कहती है कि चार्टर आप साइड पे रखें हाँ। और ये हमारे कवानीन है, आप इसको फॉलो करें। अदरवाइज़ तो ये है कि हम आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं करेंगे, सबसे बड़ा जो हथियार उनके पास है। तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मजबूर हो जाती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी का तो चूँकि फंडिंग वहाँ से मिलती है तो वो तो एक तरह से समझ लें कि वो उस सिचुएशन में आ जाती हैं कि अगर हमने एचईसी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाए तो हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी। तो वहाँ तो फिर एक दूसरे किस्म का क्राइसिस हो जाएगा। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनके अब चार्टर्स जो है वो दिखाने के लिए रखने के लिए हैं, लेकिन यू आर फोर्स्ड टू फॉलो एचईसी रूल्स। मैं आपको बताऊँ ना, अभी तकरीबन 2 साल से 2 पॉलिसीज़ जो हैं बड़ी गर्दिश में है। एक तो वो अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी, एक पीएचडी पॉलिसी। अब उस पॉलिसीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया है और अभी कुछ अरसे पहले भूरबन में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो एचईसी ने खुद कॉल की थी और 180 वाइस चांसलर वहाँ जमा हुए थे और 178 ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि वो पॉलिसीज़ पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती। हम अब अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये बात तय हुई कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने सारे पूरे रिसोर्सेज के साथ थिंक टैंक का दर्जा रखती हैं, बिल्कुल राइट। बाकी दूसरे इश्यूज़ ये हैं कि वो थिंक टैंक जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करे और उसके रिज़ल्ट्स आएँ जिससे आपकी नेशनल डेवलपमेंट इंश्योर हो। क्या आपका थिंक टैंक का जो स्टेटस है वो हुकूमत या और इदारे जिनके साथ यूनिवर्सिटीज़ मुंसलिक होती हैं या अपना प्रोडक्ट जो है वो उन इदारों के लिए तैयार करके देती हैं? जब आप इंजीनियर तैयार करते हैं तो जाहिर है कि वो हुकूमती इदारों में भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं। क्या वो यूनिवर्सिटीज़ को थिंक टैंक समझते हैं? व्हाट्स योर व्यू? देखें, अगर मैं कॉरपोरेट सेक्टर की बात करूं जो प्योरली मल्टीनेशनल हैं या प्राइवेट हैं, तो वहाँ तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट, वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मेरे पास लिस्ट ऑफ अलुमनाई है हमारे पास, हम तो सर्वे करते रहते हैं। उसमें से जो उन सेक्टर्स में जॉब करते हैं वो तो स्काई इज़ द लिमिट, वो तो फिर, लेकिन चूँकि मल्टीनेशनल में है तो जाहिर है कि उनकी जो भी प्रोड्यूस करते हैं रिसर्च की बेस पे वो सारी प्रोप्राइटरी टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मेरा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, जो मैं जिस तरह समझता हूँ, एक तो कोई मेरे ख्याल को 40 साल से हम इसकी बात करते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में कोई रिलेशन नहीं है। बहुत कम लेवल पे जो है वो आपस में कोई इंटरेक्शन होता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ जो थी अच्छी चल रही थी वो भी अब कोविड की वजह से और दूसरे प्रॉब्लम की वजह से डिक्लाइन पर हैं। अब अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करूं तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन का जब तक कि इंडस्ट्री से लिंक नहीं होगा, मैं अपनी यहाँ पर जो हमारी जो काउंसिल्स की मीटिंग होती है, चाहे वो एकेडमिक काउंसिल हो या बोर्ड ऑफ फैकल्टी की मीटिंग्स हो, मैं अपनी मीटिंग्स में कोई ना कोई 1 या 2 इंडस्ट्री से लोगों को बुलाता हूँ, उनसे राय लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करता हूँ। लेकिन जब वो ग्रेजुएट बाहर निकलता है, अब जाहिर है कि वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे लोगों को तो नहीं रखती, तो उसकी वजह से एक मिसमैच हो जाता है। आपका जब तक कि गवर्नमेंट लेवल पे वो गैप ख़त्म नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट लेवल पर आप एसएमईज़ को इनकरेज नहीं करेंगे तो यंग आदमी के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो इंडस्ट्री नहीं है, कम से कम चले, वो अपना एक सेटअप बनाना चाहता है। अब वो जाहिर है कि सेटअप के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है।
अब वो जैसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, लोग ग्रुप बन के बना सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस में हमारा क्यों इतना एक्सेल कर गया है हर जगह पे, इसलिए कि कंप्यूटर साइंस का बच्चा ग्रेजुएट हुआ, वहाँ उसने 1 या 2 लोगों को मिलाया, सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, और फिर सारे काम जो है ना वो उसको ऑनलाइन पे मिल रहे होते हैं। तो उसके लिए तो वो इंडस्ट्री हो गई, स्टार्टअप का दौर है। हाँ, गवर्नमेंट्स जो है, गवर्नमेंट्स या प्राइवेट सेक्टर जो है, जब उनके पास मसाइल होते हैं, मिसाल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के, पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनको रिजॉल्व करना होता है। ज़ाहिर है कि ये सारे इश्यूज़ इंजीनियरिंग के रिजॉल्व यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ हमने जैसे कहा थिंक टैंक्स हैं, वहाँ पे सारे सब कुछ मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर में भी इसी तरह प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास आना होता है। कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास ये लोग? नहीं, बहुत कम है। मैं तो आपको कहा ना कि मैं तो चूँकि साल में 2 दफ़ा बोर्ड ऑफ फैकल्टी की मीटिंग होती है और हर डिपार्टमेंट की होती है, तो मेरी ये इंस्ट्रक्शंस हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट कि आप अपनी जब भी कोई बोर्ड ऑफ फैकल्टी की मीटिंग बुलाएं, तो मेरे पास जितने भी डीन्स हैं, डीन्स आर सपोज टू चेयर द बोर्ड ऑफ फैकल्टी मीटिंग। तो हर एक के जो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से या तो उसका इंडस्ट्री से लिंक बनता है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस हैं या जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो नॉन टेक्नोलॉजी वाले प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हमारा लिंक बनता है कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो हम हर मीटिंग में, मेरी इंस्ट्रक्शन है, तो अब साल में 2 दफ़ा वो मीटिंग्स होती हैं, फिर 1-2 दफ़ा एकेडमिक काउंसिल होती हैं। तो आप समझ लें कि हमारा तो उस तरह से इंटरेक्शन होता है। और हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को कंपलसरी इंटर्नशिप्स कराएं उन जगहों पे, चाहे वो पैसे दे कि ना दे, लेकिन एक एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए हम भेजते हैं, और हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि जी वो थिंक टैंक को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कर सकते, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। हमारे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस के और मेगाट्रॉनिक्स के, समटाइम्स वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब वो हम हर साल ऐसा करते हैं, बल्कि लास्ट 3-4 ईयर से तो मैं खुद उसको ओवरसी करता हूँ। 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं इतने अच्छे थे जो हमने मिनिस्ट्री को भेजे प्रपोजल के साथ कि भाई अगर ये आप इंट्रोड्यूस करा दें अदर इंडस्ट्रीज़ में या अदर मार्केट में, तो हमारे लिए इजी होगा कि हम इस पर फिर कमर्शियल एस्पेक्ट पे काम करें हम। और वो अच्छे प्रोजेक्ट थे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता, कोई जवाब नहीं है, मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं होता वहाँ की तरफ से। तो जाहिर है कि फिर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपने शोकेस में रखते हैं ताकि लोग आके विजिट करें और देखें, और कभी कोई लोग आते हैं और कोई पिक करता है प्रोजेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लोगों से मैं यही बात सुनता हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे एक चीज़ और सुनने की भी मिलती है जो पॉजिटिव है फ्रॉम वन साइड, और जिस पे दूसरे साइड पे सोचने की ज़रूरत है। कि मिसाल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे PhD डॉक्टर्स हमारे असातिज़ा में से बहुत सारे लोग अपने तौर पे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट। अब इन लोगों की तादाद जो है वो सैकड़ों में तो आई एम श्योर के मौजूद है हर यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये जो साइड है कि यूनिवर्सिटी एज अ होल उसके पास चीज़ें आए, वो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल शक्ल में लोगों के पास काम आ रहे हैं। ये बात तो है ना सर? बिल्कुल, पहले कह चुका हूँ कि एक इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग काम कर रहे हैं, मगर एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए नेशन की तरफ। उसको तो यूनिवर्सिटीज कर सकती है ना, आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जिनको मैंने ऑफिशियली अलाउ किया हुआ है। एक फार्मूला बनाया है कि वट एवर यू अर्न थ्रू कंसल्टेंसी एंड थ्रू अदर उसका एक पर्टिकुलर शेयर आप यूनिवर्सिटी को दें। बाकी हम सुनते हैं कि हाँ 30-70 भी होता है, 60-40 भी होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने 80-20 का भी फार्मूला यूज़ किया है टू इनकरेज द फैकल्टी। तो उस लेवल पे तो सही है, इंडिविजुअल करते हैं। लेकिन देखें ना, मैं आपको एक और मिसाल दूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे जो रिसर्च पेपर्स या जो भी आप कह लें, जो पब्लिकेशंस हैं, उन पब्लिकेशंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी रिसर्च की जाएगी जो हमारी सोसाइटी से मुताबिकत रखती होगी, हमारी सोसाइटी को, कंट्री को हेल्प करेगी। ठीक है, वो नहीं हो रहा। मैंने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में HEC के नुमाइंदों से भी बात की थी। मैंने कहा यार, मैं इस प्रोफेशन में 40 साल से हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 95% जो रिसर्च पेपर्स जो HEC की रिपोजिटरी में हैं वो बिल्कुल यूज़लेस हैं।
बिल्कुल यूज़लेस हैं, किसी काम के नहीं है, ना आपके मुल्क को हेल्प करते हैं, ना आपकी सोसाइटी को हेल्प करते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब HEC बनी थी 2003 में, तो इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया था, और उसको फिर PhD के लिए, और फिर उसको फिर लिंक कर दिया गया लोगों के प्रमोशन से, और इस तरह के। तो बहुत सारे जो साथीज़ा थे जो कि HEC से पहले वो इस फील्ड में थे, एजुकेशन में थे, अब वो अपने आप को इनसिक्योर समझने लगे। बहुत सारे लोग थे, मैं जब देखता हूँ मेरे पुराने जो कोलीग थे जिन्होंने PhD नहीं किया हुआ था, लेकिन अदरवाइज़ उनको बहुत एक्सपीरियंस था, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस था, मास्टर्स की डिग्री थी। HEC बना तो उसने कहा जी प्रमोशन सिर्फ उन्हीं का एसोसिएट बनेंगे या फुल प्रोफेसर जिनके पास PhD की डिग्री होगी। तो मैंने फिर कहा कि भाई उनका क्या कसूर है जो कि उससे पहले जो उस मैदान में थे। जो पॉलिसी आती है वो हेंसफोर्थ होती हैं, आप बैकडेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे बेचारे जो प्रोफेसर थे वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे रिटायर्ड हो गए दो कि वो PhD नहीं थे, मगर उनका एक्सपीरियंस इतना था। अच्छा, फिर मैं एक और मज़ीद बात, अब बिफोर यू आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं कि उस हाइप की वजह से क्या हुआ। जब लोगों ने कहा कि यार देयर आर शॉर्टकट्स, इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने आप को PhD के लिए रजिस्टर किया, जबकि रिसर्च का एप्टीट्यूड, देखिए PhD एक रिसर्च की डिग्री है, हर आदमी के अंदर रिसर्च वाला पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है, एक तो बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जब उसको पता है इंडिविजुअल को कि यार मैं ऑलरेडी 15 साल 20 साल लगा चुका हूँ, अब मेरे लिए एकेडमिया से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने कहा मैं इसी में रहते हुए कुछ शॉर्टकट तलाश करूँ। अब शॉर्टकट क्या थे? उल्टी सीधी पब्लिकेशन, प्लेजरिज्म, फेक पब्लिकेशन, ऐसी पब्लिकेशंस जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो आना शुरू हो गई। अब यहाँ पर जो HEC था उस ज़माने में, अभी भी है, सिर्फ काउंटिंग पे बिलीव करते हैं कि जी 15 पब्लिकेशन होंगी तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, और 20 होगी तो आप ये बन सकते हैं। तो लोगों ने फिर उल्टी सीधी पब्लिकेशन शुरू कर दी। सर चलें, एटलीस्ट हम फर्स्ट सेशन में ये शायद इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए कि यूनिवर्सिटीज़ बहरहाल थिंक टैंक्स हैं, उनके पास थिंक टैंक्स के लिए जो कंटेंट होता है, जो मवाद होता है, दैट इज़ अवेलेबल। अब इनको गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर रिकग्नाइज करके थिंक टैंक्स के पास आएँ कि वी हैव दिस प्रॉब्लम, काइंडली डू दिस, ये आप हमें हल करके दें, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, और व्हाटएवर। लेकिन साथ साथ ये है कि ये जो इश्यूज़ हैं हर सोसाइटी में होते हैं, वो आस्ता आस्ता आई होप हल होते हैं। अल्ताफ़ साहब सीधा सीधा HEC के लेके कहते हैं कि यार वो डिक्टेटर हैं। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, आई थिंक चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू होती हैं। इस सेशन में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ज़ेबिस्ट माशाल्लाह एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, नो डाउट। ब्रीफली मुझे बताएं कि आपको इस इदारे को चलाते हुए सबसे बड़ा इशू जो है वो कौन सा है आपके सामने, जिसको आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करते हैं दोबारा आ जाता है? देखें, इश्यूज़ तो एक नहीं फिर कई होते हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि आपकी सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे की पॉइंट्स क्या हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी हियर। मैं 8 साल से ज़ेबिस्ट में हूँ, और जब मैं आया था तो एडमिशन्स भी कम थे, प्रोग्राम भी कम थे। मैंने यहाँ पर आके प्रोग्राम भी बढ़ाए हैं और एडमिशन्स भी बढ़ाए हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। नॉर्मली ये होता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी का एक एक रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो मेरी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। तो क्वालिटी इंडेक्स पे भी हम लोग काफ़ी ऊपर है, 95% हमें मिल रहा है क्वालिटी पे। ऑल्दो अगेन HEC क्वालिटी मेजर करती है, लेकिन अदर देन दैट स्टूडेंट्स एडमिशन सारे मेरे आने के बाद तकरीबन डबल हो गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं, जैसे मैंने कहा सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स इस माशरे में हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम तालीम पे तो बहुत ज़ोर देते हैं, पेरेंट्स पैसा भी दे देते हैं। हमारा सिस्टम पाकिस्तान का दूसरी दुनिया की, ख़ास तौर पर जो डेवलप कंट्रीज़ के सिस्टम है उससे बड़ा मुख्तलिफ है। हमारे अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम करते हैं, वो 95% या शायद 100% भी हो, वो पेरेंट्स की पे डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स फ़ीस देते हैं। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं, मैं बात काफ़ी रहा हूँ,
वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का बच्चा 18 साल का बच्चा हुआ तो वो घर तो छोड़ देता है, 90% लोग छोड़ देते हैं। अब उसने अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो वो एक सेमेस्टर काम करेगा, एक सेमेस्टर पढ़ाई करेगा, एक सेमेस्टर काम करेगा, तो उसको पढ़ाई की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि मैं ये अपनी हार्डकोर मनी दे रहा हूँ, ठीक है ना। पाकिस्तान में चूँकि पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं तो बच्चे भी बड़े कैजुअल होते हैं, तो बच्चे कैजुअल होते हैं और पेरेंट्स के पास शायद इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को कम से कम यही पूछ लें कि बेटा आपने कौन से कोर्सेज पढ़े हैं और क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। 95% आप कह लें, शायद 5% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे से बच्चों की रिपोर्ट मांगते हैं, अदरवाइज तो दे आर जस्ट इग्नोरेंट कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं यूनिवर्सिटी में जाके। और मैं आपको बहुत मिसालें दे सकता हूँ, उसके लिए एक अलहदा प्रोग्राम हम करेंगे। तो कट शॉर्ट ये है कि बच्चा जब एडमिशन लेता है किसी भी प्रोग्राम में तो पहले तो उसकी कोई काउंसलिंग भी नहीं होती, कोई सिस्टम ही नहीं है कि उसको कोई कम से कम उसको रहनुमाई दे सके कि भाई आप फलां प्रोग्राम में जाना चाहते हो। हम तो अपने लेवल पे सर्विस में प्रोवाइड करते हैं, एडमिशन के टाइम पे हमारे पूरे जो सीनियर फैकल्टी है वो बैठी होती है, दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ काउंसलिंग। और लोगों ने अपना माइंड चेंज किया है हमारी काउंसलिंग के बाद। हम थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं या उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो पता चला कि जी वो एक बच्चा जो BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए आया था, लेकिन वो उसने अपना माइंड चेंज किया और वो मीडिया साइंस में चला गया, और मीडिया साइंस में जाने के बाद उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। तो एक तो काउंसलिंग की कमी है, किसी लेवल पे काउंसलिंग नहीं होती। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली पूरे माशरे को आप देखें, जहाँ पर भी तालीम होती है, बड़े स्कूल ले लें, छोटे स्कूल ले लें, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी हमें फ़िक्र होती है कि यार स्कूल अच्छा मिल जाए उसको। अब 3.5 साल 3.5 साल में स्कूल में हमने उसको रजिस्टर कराना होता है। बाहर की दुनिया में कहाँ होता है ऐसा? बाहर की दुनिया में 5 साल से पहले तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं स्कूल में। कभी यहाँ भी हुआ बच्चा है, उसके एक खेलने की उसकी एक उम्र है। आपने 3 साल में 3.5 साल में एडमिट किया, उसका बैग जो है उसका इतना हैवी होता है कि उसका वज़न भी उतना नहीं होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसकी वो खेलने कूदने की एक टाइम होता है, लिमिट, वो ख़त्म कर दिया आपने, अब वो सारा बिज़ी हो गया। अच्छा, फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जिसको मैं आइडेंटिफाई कराना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, वो ये है कि हमारे ना स्कूल में ना पेरेंट्स तरबियत पे ज़ोर नहीं देते, हम सिर्फ तालीम को फोकस करते हैं। जबकि मेरे हिसाब से और हमारे तो इस्लाम के जो लेसन्स हैं वो भी यही हैं कि तरबियत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तालीम के मुकाबले में। लास्ट मगर साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस साल में, 1 साल सवा के पीरियड में, आपके फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स में से किसी ने कोई ऐसा काम किया हो जो भूलने वाला नहीं हो, याद रह जाए। बहुत सारे काम हैं। अभी हमारे जो मीडिया साइंस के डिपार्टमेंट ने, ज़ाहिर स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने मिलके कुछ वीडियोस बनाई थी, जो कि फ्रांस में एक होता है कैंस फेस्टिवल, जो कि दुनिया भर के लोग आते हैं, उसमें ये सिलेक्ट हो गए थे। हाँ, सिलेक्ट हो गए थे, उनको कुछ प्राइज़ भी मिला था वहाँ पर। तो वो तकरीबन 12 मिनट की मूवी थी, लेकिन वो पूरी दुनिया के लोग जब वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा जो ज़ेबिस्ट पाकिस्तान, ये नाम भी उधर नज़र आया, और वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि कितनी पब्लिसिटी वहाँ पर हुई थी। दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट्स। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे लोग हैं हमारे। फौरी तौर पे आ गई। हाँ जी, मेरे फौरी तौर पे तो ये मेरे जहन में आई थी। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने मेहरबानी दी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इजाज़त चाहेंगे। अल्ताफ़ साहब की चीज़ें और बातें बहुत सारी हैं, और आई होप के बहुत सारे इस इंटरव्यूज़ में ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे सेपरेटली प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कभी ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।